वेलकम टू यूपीएससी मेड सिंपल बाय दिनेश। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 26, जहां से हम पैसेज वाला जो सेक्शन है यूपीएससी सी सेट का, जिसको हम कॉम्प्रिहेंशन भी कहते हैं, वो स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, अभी तक हमने मैथ्स और रीजनिंग कंप्लीट कर लिए 25 लेक्चर्स में। ठीक है, आई होप आपने सारे लेक्चर्स देख लिए होंगे और आपको काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। उसके साथ आप मैथ्स और रीजनिंग प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी स्पीड को इंक्रीज करते रहिए। ठीक है, अब अगर मैं इस सेक्शन की बात करूँ यूपीएससी सी सेट का, तो ये जो है एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और होता क्या है एक्चुअली में, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, हम सोचते हैं ये तो यार एग्जाम में देख लेंगे तो हो ही जाता है। और होता क्या है, एंड टाइम में इसकी प्रैक्टिस ढंग से होती नहीं है, इसके बारे में चीज़ों को ढंग से समझते नहीं है हम। और एग्जाम में इन टाइम ये चीज़ नहीं हो पाती है। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी क्या है कि इसके बारे में एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी और प्रॉपर प्रैक्टिस आपने की हुई हो, तभी जाके एग्जाम में ऐसा होगा कि जो पैसेज के 25 से लेकर 30 क्वेश्चन आते हैं, उसमें सारे आप अटेम्प्ट कर पाएंगे और उसमें से लगभग 80% क्वेश्चन आप करेक्ट कर पाएंगे। हाँ देखो, इसके अंदर होता क्या है कि एक्यूरेसी एट मैक्स 80 to 85% ही आ पाती है। मैथ्स और रीजनिंग की तरह इसमें आप 90 to 95% एक्यूरेसी, या फिर कई लोगों की 100% पे आ जाती है, उतनी एक्यूरेसी इसमें नहीं आती। ठीक है, अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? ठीक है, इसका जो रीज़न है ना, वो ये है कि होता क्या है, देखो इस पैसेज में ये चीज इशू भी है, ये यूपीएससी के साइड से है ये इशू। ठीक है, कई बार क्या होगा सर, देखो आपको पता है पैसेज कैसे आते हैं एग्जाम में। ठीक है, आपको पैसेज देगा, उस पे एक क्वेश्चन होगा और चार ऑप्शंस रहेंगे। अब होता क्या है ना, उन चार ऑप्शंस में कई बार कि दो ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो कि लॉजिकली करेक्ट लग रहे होते हैं। ठीक है ना, दो या कई बार तीन तीन ऑप्शन ऐसे होते हैं जो लॉजिकली करेक्ट लग रहे होते हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे होता क्या है कि यूपीएससी ने अगर कह दिया इसका आंसर डी, तो उसका आंसर फिर डी ही होगा, चाहे ज़्यादा लॉजिकली सी हो सही। लेकिन उसका आंसर डी यूपीएससी ने कह दिया तो कह दिया। होता क्या है बताता हूँ आपको मैं। देखो, मान लो न्यूज़पेपर में कोई इतना बड़ा एडिटोरियल आया। ठीक है, और उसका एक एक्स वाई जेड टॉपिक है। ठीक है, अब यूपीएससी करता क्या है कि इस एडिटोरियल के इतना सा पार्ट वो उठाएगा और एग्जाम में दे देगा। ठीक है, दे दिया एग्जाम में। अब जब हम पढ़ रहे हैं एग्जाम में, तो हमने पूरा एडिटोरियल तो नहीं पढ़ा, तो हम सिर्फ इतना सा पार्ट पढ़ेंगे और उसके बेस पे अपना आंसर बना लेंगे, जो हमें करना भी है एग्जाम में। ठीक है, यहाँ मैं ये चीज़ समझा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ये चीज़ नहीं करनी। हमें सिर्फ जो पार्ट वहाँ पर दिया हुआ है, उसी पार्ट को पढ़ के पैसेज के और आंसर को बनाना है। लेकिन कई बार एग्जाम में क्या देखा गया है कि जो ये पूरा एडिटोरियल जहाँ से इन्होंने उठाया है ना, उस चीज़ को ये सही मान लेते हैं। कई बार क्या होता है, इतने से पार्ट में वो चीज़ 100% प्रूफ नहीं हो रही होती, बल्कि जो अदर ऑप्शन दिया हुआ होता है जो कि क्लोजली करेक्ट होता है, उसको ऑप्शन को ये, वो ऑप्शन जो है वो ज़्यादा सही दिखता है। लेकिन एग्जाम में जब यूपीएससी ने कह दिया नहीं सर ये आंसर नहीं है, आंसर डी है, तो फिर डी है, तो वहां पर आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। ठीक है ना, इसी टाइप से कई बार क्या होता है ना कि चारों ऑप्शन ही गलत लगने लग जाते हैं कि यार चारों में से कोई भी इतना खास लॉजिकली करेक्ट नहीं प्रूफ हो रहा कि हम उसको सही बता दें। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इस टॉपिक के अंदर ये इशू है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें अपना बेस्ट देना है। जितना हो सके चीज़ों को हम समझेंगे, यूपीएससी के ट्रेंड को समझेंगे, यूपीएससी की लैंग्वेज को समझेंगे, पैसेज के अंदर कितने तरीके के वो क्वेश्चन पूछता है पैसेज में, वो समझेंगे। और जो आंसर जब भी हम निकालेंगे ना, तो आपको हमेशा दो बात याद रखनी है, मोर करेक्ट। यानी कई बार जब ऐसा हो कि दो दो ऑप्शन में डाउट हो जाए आपको, तो आपको मोर करेक्ट देखना है। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको कोई ऑप्शन जो है पूरी तरीके से गलत दिखे, पर ये हो सकता है कि उसमें दो ऑप्शन सही हो, पर आपके अकॉर्डिंग जो आपको मोर करेक्ट लगे, उसको आपको टिक मारना है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। सेकेंड चीज़ जो याद रखनी है क्वेश्चन करते टाइम, वो ये है कि जो आपको एकदम इनकरेक्ट दिखे ना स्टेटमेंट, सबसे पहले वो ढूंढना है आपको। ठीक है, सबसे पहले आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढ के उसको एलिमिनेट करना है। फिर जो आपके स्टेटमेंट बचे जो आपको क्लोजली करेक्ट लग रहे हैं, उन दोनों में से आपको फिर मोर करेक्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब ये तो हो गई क्वेश्चन करने की बात, की सॉल्व कैसे करेंगे। बाकी ये सब चीज़ें तो जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब ज़्यादा समझ में आएगी। अब ये है कि प्रिपरेशन लेवल के अंदर हम क्या कर सकते हैं। प्रिपरेशन लेवल के अंदर देखो, एक तरीका तो ये है कि आप ये क्लासेस कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको एक एक चीज़ में समझाऊंगा, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करवाऊंगा। इसके अलावा आपको अपने साइड से क्या करना है। ठीक है, अपने साइड से एक चीज़ तो ये करनी है कि जो भी आपका मीडियम है ना, उस मीडियम का न्यूज़पेपर रीडिंग होनी चाहिए। अगर आप लोग नहीं करते हैं न्यूज़पेपर रीडिंग, तो प्लीज़
मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि चाहे आप सब कुछ मत पढ़ो, कि आप किसी सोर्स से करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर रहे हो, कोई बात नहीं, मैं अब आपको इस स्टेज पे नहीं कहूँगा कि आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो आज से ही पूरी तरीके से, नहीं। एटलीस्ट 15-20 मिनट तो दो न्यूज़पेपर को। अगर आपका ये सेक्शन वीक है पैसेज वाला, तो प्लीज़ 15-20 मिनट जिस भी लैंग्वेज में आप दे रहे हैं पेपर, इंग्लिश या हिंदी, उस लैंग्वेज का न्यूज़पेपर पढ़ो। न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो न्यूज़पेपर में पैराग्राफ्स होते हैं, एडिटोरियल्स होते हैं, उनको पढ़ के हमें उनका शॉर्ट में मतलब समझना होता है, जल्दी जल्दी, जब हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं। तो यही चीज़ तो हमें यहाँ पे करनी है कि आपको इतना बड़ा पैराग्राफ देगा, उसमें एक एक लाइन से क्वेश्चन नहीं आएगा, बस इस पूरे पैराग्राफ का जो असेंस निकल रहा है उसके ऊपर क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो वो असेंस समझने की जब आपके दिमाग को आदत होगी ना, और आपकी जो रीडिंग की स्पीड होगी वो जब आपकी तेज़ होगी, आपकी लैंग्वेज के ऊपर कमांड होगी, तब जाके आपके पैसेज के क्वेश्चन जो है वो सही होने लगेंगे और आपको फटाफट फटाफट से पैसेज के क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे। ठीक है, तो ये आपको करना है कि अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं करंट अफेयर्स के लिए, सपोज दैट कोई मैगजीन से या कोई वेबसाइट से आप पढ़ते हैं कुछ भी, तो आपको 15 मिनट एटलीस्ट न्यूज़पेपर को देने हैं, कम से कम एक दो एडिटोरियल जो सबसे इंपॉर्टेंट लगते हैं आपको, जिससे कि आपका करंट अफेयर्स प्रिपेयर हो जाएगा और यहाँ पर आपका पैसेज वाले क्वेश्चन में भी अच्छी खासी की प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके अलावा सेकंड चीज़ क्या करनी है कि आपको 2022 से उल्टा चलते हुए, मैं 23 नहीं कह रहा हूँ, उसका रीज़न बताऊंगा, 2022 से बैक चलते हुए आपको यूपीएससी के सारे पीवाईक्यू करने हैं, पैसेज के सारे पीवाईक्यू। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या देखनी है आपको, कि आपको ऑफिशियल आंसर की से ही आंसर चेक करना है। ठीक है, किसी और कोचिंग की बुक से नहीं, कुछ भी नहीं, आपको सिंपल क्या करना है, पेपर उठाना है जो यूपीएससी का ऑफिशियल पेपर है, और यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर की उठानी है, यहाँ से क्वेश्चन करने का ट्राई करना है, फिर देखना है इसका आंसर क्या है, दैट्स इट। ठीक है ना, किसी और आंसर की में जाओगे, उसने कुछ आंसर दिया हुआ होगा, पैसेज में आंसर में बहुत डिफरेंस आता है। ठीक है, जब तक आप यूपीएससी की लैंग्वेज को नहीं समझोगे, उनकी ऑफिशियल आंसर की से देख के आंसर को, तब तक आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या याद रखना है, दूसरी बात, पीवाईक्यू करने हैं 2022 से, क्योंकि 2023 के आंसर की आई नहीं है, तो मैं उसको कहूंगा अभी एक बार के लिए उसको छोड़ दो, जब तक कि जो है उसकी ऑफिशियल आंसर की नहीं आती। वैसे तो ऑफिशियल आंसर की प्रीलिम्स के बाद ही आएगी। तो आप इतना है कि पहले 2022 से पीछे कर लो, जो थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग जाए, उसके बाद जो भी सबसे ऑथेंटिक कोचिंग आपको लगती है, ठीक है, उसकी आंसर की को साथ में लेकर बैठ के आप 2023 के पैसेज वाले क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, चलो अब हम इसकी क्लासेस शुरू करते हैं। अच्छा, क्लास शुरू करने से एक बात और, पहले मैंने आपको ओरिएंटेशन क्लास में एक चीज़ बताई थी कि ये पैसेज वाले क्वेश्चन जो है मैं कब करता हूँ, ठीक है, एग्जाम के अंदर। तो मेरा क्या होता है कि स्टार्टिंग के जो 1 घंटा, 1 आवर और 1 आवर 10 मिनट्स के अराउंड मान लो आप, 1 आवर 10 to 15 मिनट्स तक मैं क्या करता हूँ, मैथ्स और रीजनिंग करता हूँ। ठीक है, मैथ और रीजनिंग में करता हूँ, और मेरा टारगेट ये होता है कि मुझे 80th क्वेश्चन तक पहुंचना है मैथ्स और रीजनिंग करते हुए, और बीच बीच में पैसेज के क्वेश्चन में छोड़ता जाता हूँ। ठीक है, इसके बाद, ठीक है, 110 के बाद लगभग 40 to 45 मिनट्स, ठीक है, 40 to 45 मिनट जो है मैं पैसेज को देता हूँ। ठीक है, 40 to 45 मिनट्स जो बचे हुए हैं वो मैं पैसेज को देता हूँ। ठीक है, पैसेज कितने आते हैं सर, 25 to 30 के अराउंड आते हैं। मतलब अगर मैं एक रफली आइडिया बताऊं तो लगभग 1 से 1.5 मिनट आपके पास है एक पैसेज को करने के लिए। ठीक है, उसमें आपको पूरा पढ़ना है और आंसर तक पहुंचना है। ठीक है, और उसको ओएमआर में भरना भी है। ठीक है, तो 1 से 1.5 मिनट एवरेज टाइम है आपके पास ये सब करने के लिए। तो होना क्या चाहिए, आपकी रीडिंग स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा सेकेंड चीज़ क्या है, कि सेकेंड चीज़ जो दिखने में छोटे पैसेज हैं उनको आपको पहले करने की कोशिश करनी है, क्योंकि वो फटाफट से पढ़ लिए जाएंगे। ठीक है, तो आप फटाफट से उसके आंसर पे पहुंच जाओगे। कोई पैसेज बहुत बड़ा होगा तो उसको पढ़ने में ही आप बहुत टाइम वेस्ट कर दोगे। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़, कि अगर मान लो आपने कोई पैसेज पढ़ लिया, ठीक है, अब इसके बाद इसके ऑप्शंस में आप दो में कंफ्यूज हो रहे हो, तो फटाफट इतना दिमाग नहीं लगाना आपको कि यार ये लगाऊं ये लगाऊं ये लगाऊं ये लगाऊं। एक दो बार सोचा और जो आपको ठीक लगे वो लगाओ और आगे बढ़ो। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा नहीं रुकना है पैसेज पढ़ते टाइम पे, कि आपने आंसर देख रहे हैं, दो में फंस गए हैं और बस उसी के बारे में सोचते जा रहे हैं, नहीं। टाइम वेस्ट तो करना ही नहीं है सीसेट के पेपर में, बस करो और आगे बढ़ो। ठीक है, क्योंकि आपको 33% मार्क्स स्कोर करने हैं, टॉप नहीं करना है सीसेट में। ठीक है, तो एक आधा क्वेश्चन अगर गलत भी हो गया, और तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो अगर आप एक क्वेश्चन को सही करने के चक्कर में 3 क्वेश्चन का टाइम ले रहे हो, तो उसका फायदा नहीं ना। इससे अच्छा आप 3 क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लो, हो सकता है उसमें से एक गलत हो जाए, तब भी आप क्या रहोगे, पॉजिटिव में रहोगे। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट लेक्चर जो इसका है पैसेज का, उसमें मैं क्या करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो जो पैसेज के क्वेश्चन होते हैं ना,
उस क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द अबव पैसेज फॉलोइंग अजम्पशंस हैज बीन मेड। तो यहाँ पे क्या होगा, एक क्वेश्चन के अंदर कोई चीज पूछेगा, ठीक है। कभी वो पूछेगा अजम्पशन, कभी पूछेगा इन्फरेंस, कभी पूछेगा कंक्लूजन, ठीक है, इस तरीके से। 50% पैथोलॉजी क्वेश्चन में लगभग 50 to 60% के अंदर आपसे ये चीज पूछेगा, और बाकी 40% में लगभग आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन से करेक्ट है, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात क्या है कि जिनमें उन्होंने ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, उसमें तो नॉर्मल आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग जो पैसेज से पढ़ के आ रही है वही करना है। लेकिन जिसमें ये ट्रेल वर्ड जुड़ा हुआ है, ठीक है, जैसे कि अजम्पशन, जैसे कि कंक्लूजन, जैसे कि मैं सारे बताऊंगा, है ना। कंक्लूजन हो गया, अजम्पशन हो गया, इन्फेरेंस हो गया, मैसेज हो गया, क्रक्स हो गया, इम्प्लाइड हो गया, बेस ऑफ द आइडिया, मेन आइडिया, ये सब चीज़ें जो एग्जाम में आती है, इन सब के बारे में ना आपको नॉर्मल चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए कि इस वर्ड का एक्चुअल मतलब क्या है, और इस वर्ड से रिलेटेड अगर कोई रूल्स हैं तो वो हमें पता होने चाहिए, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्ड है इन सब में, जिसके रूल्स और जिसका मतलब आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, वो है अजम्पशन, ठीक है। क्योंकि बाकी में तो क्या है ना, बहुत ही माइनर माइनर सा डिफरेंस है, जैसे कि क्रक्स और अगर मैं कंक्लूजन की बात करूंगा तो इतना कोई खास डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से मतलब वो समझ में आ जाएगा पढ़ के, ठीक है, कि हाँ क्रक्स है तो वो पैसेज की लैंग्वेज उस हिसाब से होगी। लेकिन अजम्पशन वाले में क्या डिफरेंस है, सबसे पहली चीज देखो, अजम्पशन का अगर मैं आपको जनरल मतलब बताऊं, अजम्पशन होता क्या है। अजम्पशन इज assumption a thing that is accepted as ट्रू विदाउट प्रूफ। मतलब क्या है कि मान लो आपने कुछ चीज देखी, कोई सिचुएशन देखी, अब उस सिचुएशन को देख के आपके माइंड में कोई अजम्पशन बन है। अच्छा, हो सकता है सिचुएशन इसलिए बनी होगी, हो सकता है यार इसका जो इफेक्ट है वो ये होगा, मतलब आपके दिमाग में कुछ कुछ अजम्पशन बनेंगी, और उस अजम्पशन बनाने के लिए कोई प्रूफ नहीं है आपके पास, ठीक है ना। प्रूफ नहीं है, बस जनरल आपने सिचुएशन देखी और आपने अपना दिमाग दौड़ाया, ठीक है यार ऐसे 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 हो सकता है। यानी अजम्पशन में क्या है, आप उस चीज को लॉजिकली एक्सेप्ट करते हो विदाउट एनी प्रूफ, ठीक है। अजम्पशन क्या है, लॉजिकली उस चीज को एक्सेप्ट एक्सेप्ट करना विदाउट एनी प्रूफ, ठीक है। तो मेन मतलब तो ये पता होना चाहिए अजम्पशन का। अब इसके बाद जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कुछ रूल्स हैं जो कि हमें पता होने चाहिए अजम्पशन से रिलेटेड, ठीक है ना। पहला रूल क्या है, देखो अगर कोई भी अजम्पशन के अंदर, व्हेन एन अजम्पशन कंटेन्स वर्ड्स लाइक ओनली, immediately, best, or words that represent only one solution to a problem, that generally it is wrong, then generally it is wrong। मान लो कि कोई एक सिचुएशन दे दी आपको, ठीक है, और इसके अजम्पशन में ये लिखा हुआ है कि ओनली यही चीज सही है। मुझे एक बात बताओ, वहां पर वो चीज अजम्पशन रही कहाँ पे। अजम्पशन में हमेशा हम क्या कर सकते हैं, यार ऐसा हो सकता है, ठीक है, यानी कि आपकी शायद वाली लैंग्वेज, जो आपकी एक अनुमान वाली लैंग्वेज होती है ना, वो रहेगी। वहीं अगर अजम्पशन में ऐसा कुछ लिखा हुआ है, नहीं ओनली यही इसका एकमात्र सॉल्यूशन है, एकमात्र इमीडिएटली ये काम होना चाहिए, ये तो बेस्ट है एकदम, तो वो अजम्पशन नहीं है, वहां तो आप कंक्लूजन पे पहुंच गए ना। कंक्लूजन पे ही तो हमें ओनली, इमीडिएटली ऐसे वर्ड होंगे। जहां पर हम सिर्फ अजम्पशन कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं, वहां पर हम ये चीज कैसे कह सकते हैं कि जो है ओनली इमीडिएटली बेस्ट। तो जैसे ही अजम्पशन वाले क्वेश्चन में आपको ओनली इमीडिएटली बेस्ट जैसे एक्सट्रीम कंडीशन वाले स्टेटमेंट दिखे, ठीक है, जैसे ही एक्सट्रीम कंडीशन दिखे वहां पर आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, और जब तक पैसेज में 100% वो बात नहीं हो, 100% एकदम, तब तक उसको सही नहीं मानना है। 99.99% केस में अजम्पशन वाली चीजों में ओनली इमीडिएटली और बेस्ट जो है वो स्टेटमेंट गलत होता है, ठीक है। पहली बात तो याद रखनी है। सेकेंड चीज, व्हेन द स्टेटमेंट कंटेन्स एडवाइस, counsel, effect or result and the assumption is also directly related to it, then generally the assumption will be correct। मतलब कोई जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, जो पैसेज दिया हुआ है, उसमें कोई एडवाइस है, मान लो कि जो है हमें योगा करनी चाहिए, ठीक है। मान लो ये उसने इतना सा दिया, और उसमें इसने अजम्पशन दिया कि योगा करने से हेल्दी रहते हैं, ठीक है, ये अजम्पशन दिया मान लो, तो वो डायरेक्टली रिलेटेड है ना इस एडवाइस से, तो ठीक है हम इसको सही मान सकते हैं, इसमें कोई एक्सट्रीम कंडीशन नहीं हुई। और मान लो अगर वो ऐसे ऐसे लिख देता कि योगा इज द ओनली वे टू बी हेल्दी, तो गलत हो गया ना भाई, योगा कोई एकमात्र वे थोड़ी है हेल्दी रहने के लिए, तो इसलिए वो गलत हो जाएगा। पर अगर जनरली लिखा हुआ होगा कि हाँ योगा जो है वो करने से आप हेल्दी हेल्दी हो जाओगे, तो जनरल लिखा हुआ है तो हाँ, अगर कोई एडवाइस है और जनरली उससे डायरेक्टली रिलेटेड है एजम्पशन, तो वो सही होगी। थर्ड चीज क्या है,
देखो, एनी अजम्पशन विच इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्टेटमेंट देन इट इज रॉन्ग। ठीक है, अजम्पशन गलत तभी होगी जब उसका कोई लेना देना ही नहीं होगा स्टेटमेंट से। मान लो स्टेटमेंट से एकदम अलग बात कर रहा हूँ, जिस चीज के बारे में कोई बात ही नहीं हुई ऊपर, उससे एकदम अलग बात है, तो वो अजम्पशन गलत होगी। इसके अलावा अगर कहीं भी डायरेक्ट कनेक्शन आपको दिखेगा अजम्पशन में, तो उसमें सही होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि अजम्पशन है, वो अजम्पशन लॉजिकली हम कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज के बारे में एक स्टेटमेंट के हम 10-10 अजम्पशन भी निकाल सकते हैं, जब तक कि वो उससे एकदम अलग बात नहीं बोल रही हो, या फिर अपने आप में किसी एक बात को लेकर लिमिटेड ना हो गई हो। ठीक है, तब तक हम उसको सही मान सकते हैं। तो आई होप आपको अजम्पशन के जनरल रूल समझ में आ गए होंगे। ठीक है, सिंपल क्या था, ब्रीफली बता रहा हूँ। अजम्पशन मतलब कोई भी चीज को देखकर बिना प्रूफ के जो हम लॉजिकली चीजें एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, रूल्स में क्या याद रखना है, पहली बात, जहां पर भी ओनली, इमीडिएटली, इस तरह की चीजें आ जाए, वो 99.99% केस में गलत होंगी अजम्पशन वाले में। ठीक है, सेकंड चीज, अगर कोई एडवाइस है डायरेक्टली रिलेटेड है तो सही होगी, अगर डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है स्टेटमेंट से तो वो गलत हो जाएगी। अब एक एग्जाम्पल करके हम देख लेते हैं। ठीक है, इन सम प्लेसेस इन द वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी ऑफ स्टेपल्स सच एज राइस एंड व्हीट हैज रीच अ प्लेट्यू। ठीक है, जैसे कि विश्व में कई कुछ जगह पर चावल और गेहूं जैसे प्रमुख खाद्यान्नों की उत्पादकता स्थिरता की सीमा पर पहुंच गई है। मतलब कि अब वो स्टेबल होने लगी है, बढ़ नहीं रही। नाइदर न्यू स्ट्रेन्स नॉर फैंसी एग्रोकेमिकल्स आर रेजिंग द यील्ड, नॉर इज देयर मच अनफ्लेम्ड लैंड लेफ्ट दैट इज सुटेबल टू बी बॉट अंडर द प्लो। यानी कि ना ही अब उपज, ना ही किस्में, और ना ही अनोखी कृषि रसायन, यानी जो भी हम ट्राई कर रहे हैं चीजें, उससे अब उत्पादकता नहीं बढ़ रही है, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है। ठीक है, नहीं, अब ऐसी काफी जमीनें बची हैं जिन पर खेती न हुई है और उन पर कृषि करना उपयुक्त है, यानी कि जो एरिएबल लैंड है, जो कृषि करने योग्य भूमि है, वो भी हमने यूज कर ली है। इफ ग्लोबल टेम्परेचर कंटिन्यूज टू राइज, सम प्लेसेस विल बिकम अनसुटेबल फॉर फार्मिंग। और ये भी आपको पता है कि ग्लोबल टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो कुछ जो प्लेसेस हैं वो अनसुटेबल हो जाएगी कृषि के लिए। एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी कैन हेल्प ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स। अब टेक्नोलॉजी का यूज करके हम इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग फास्ट, और एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी फटाफट चेंज हो रही है। मच ऑफ दिस चेंज इज ब्रॉट अबाउट बाय एफ्लुएंट फार्मर्स इन द वेस्ट एंड अमेरिका। अब ये कह रहा है कि जो टेक्नोलॉजी चेंज आ रहा है ना, उसमें से मच ऑफ दिस, ज्यादातर जो चेंज आ रहा है वो वेस्टर्न एरियाज में, अमेरिका में आ रहा है। टेक्निक्स डेवलप्ड इन वेस्ट आर बीइंग अडॉप्टेड इन सम प्लेसेस टू मेक ट्रॉपिकल क्रॉप्स मोर प्रोडक्टिव। ठीक है, ट्रॉपिकल क्रॉप्स जो होती हैं, उष्णकटिबंधीय फसलें होती हैं, इनको और प्रोडक्टिव बनाने के लिए काफी जगहों पर इन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट भी किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी इज ऑफ लिटिल यूज इफ इट इज नॉट अडेप्टेड। आपको पता है कि टेक्नोलॉजी को अगर हम यूज नहीं करेंगे, तो अडेप्टेड नहीं करेंगे, तो कोई यूज की नहीं है। इन द डेवलपिंग वर्ल्ड दैट अप्लाइज एज मच टू एग्जिस्टिंग फार्मिंग टेक्निक्स एज इट डज टू द लेटेस्ट एडवांस इन जेनेटिक मॉडिफिकेशन। अभी क्या कह रहा है कि डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर, यानी विकासशील विश्व में, वर्तमान कृषि तकनीकों पर उतना ही लागू है जितना आनुवांशिक रूपांतरण में आई नवीनतम तरक्की पर लागू है। यानी कि ये कंपेयर करके बता रहा है कि जितना ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है ना, आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग वाली, वो जितना अभी तक डेवलपिंग कंट्रीज में फैली है, उतनी ही और टेक्नोलॉजी फैली। तो वो आपको बता रहा है कि हाँ देखो, कम, कुल मिला के डेवलपिंग कंट्रीज में इनका जो विस्तार है वो कम है। अब मान लो कि आपको एक बार में ये लाइन समझ में नहीं आ रही, तो आपको फटाफट से आगे बढ़ना है, इतना दिमाग नहीं लगाना है एक ही लाइन में। हाँ, समझ के जनरल अंडरस्टैंडिंग लेनी है, क्योंकि एक एक लाइन से क्वेश्चन नहीं आएगा, पूरे पैसेज की अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, extending to the smallholders and subsistence farmers of Africa and Asia, the best of today's agriculture practice in such simple matters as how much fertilizer to apply and when would lead to a greatly increased availability of food for humanity। ने कह रहा है कि अगर हम अफ्रीका और जो ये एशिया के स्मॉल होल्डर्स हैं, छोटे छोटे जो कृषि खेत वाले लोग हैं, उन पर अगर हम सिंपल टेक्निक भी पहुंचाएंगे ना, कि फर्टिलाइजर को कैसे अप्लाई करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो जो फूड अवेलेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सो वुड थिंग्स लाइक बेटर रोड्स, स्टोरेज फैसिलिटीज टू अलाउ फॉर द कैरेज ऑफ सरप्लस टू मार्केट एंड रिड्यूस वेस्ट। और साथ में अगर हम इसी तरीके की और टेक्नोलॉजी, जैसे कि रोड, स्टोरेज फैसिलिटी, ये सब भी पहुंचाएंगे ना डेवलपिंग कंट्रीज में, अंडर डेवलप कंट्रीज में, तो सरप्लस जो है वो मार्केट तक पहुंचेगा और वेस्टेज कम होगा। नहीं, समझ में आ गया? इसने पहले एक छोटी सी बात बताई कि भाई अभी जो है फार्मिंग जो है वो क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत बिल्कुल स्टेबल हो गई है। और अमेरिका वगैरह जो डेवलप्ड स्टेट्स है, वहाँ पर टेक्नोलॉजी आ रही है, लेकिन यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज में उसका विस्तार कम हुआ है। और अगर हम विस्तार करेंगे तो हमारा फूड सरप्लस बढ़ेगा, ये सब चीज़ें। ठीक है,
अब देखते हैं, बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशंस हैव बीन मेड। ठीक है, अजम्पशन बोल दिया, ठीक है, दिमाग में अजम्पशन जरूर आनी चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इज कन्फाइंड टू डेवलप्ड कंट्रीज। अब देख लो सर, क्या कह रहा है कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट है वो विकसित देशों तक ही सीमित है। फिर वही कि आपने अजम्पशन वाली चीज के अंदर लिमिट कर दिया कि नहीं सर, डेवलपमेंट जो है वो केवल डेवलप्ड कंट्रीज तक है। यहाँ पर लिखा था मच ऑफ दिस चेंज, ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि 100% डेवलपमेंट जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज में ही हुआ है, बाकी जगह हुआ नहीं है। तो ये आप एजम्पशन नहीं बना सकते, वैसे भी इसमें एक्सट्रीम कंडीशन दी हुई है। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इज नॉट अडॉप्टेड इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो क्या कह रहा है, कृषि प्रौद्योगिकी विकासशील देशों में नहीं अपनाई गई। ये भी क्या है, ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे दिया इसने, एक्सट्रीम स्टेटमेंट दे दिया कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी अपनाई नहीं है। नहीं, अगर यहाँ पे लिखता कि कम अपनाई गई है तो हम इसको सही कहते हैं कि हाँ भाई कम अपनाई गई है, इसने लिखा भी है। ठीक है, जब इसने कह दिया कि कुछ कुछ डेवलपिंग कंट्रीज में हुआ है, तो फिर आप ये तो नहीं कह सकते ना कि नहीं हुआ है बिल्कुल, ये भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, यानी ये भी अजम्पशन हम नहीं बना सकते। तो डी, सिंपल सी बात क्या है, जैसे ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिखे 99% केस में अजम्पशन में वो गलत होगा। ठीक है, और जहीं पे ऐसा दिखे मे बी, कैन बी, थोड़ा बहुत, है ना, इस तरीके का स्टेटमेंट दिखे तो वो अजम्पशन जनरली ठीक होती है ना, बस वो डायरेक्टली रिलेटेड होनी चाहिए। Based on the above passage, the following assumption, वही assumption क्वेश्चन है, poor countries need to bring about changes in their existing farmer technique। गरीब देशों को अपनी वर्तमान कृषि तकनीक में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। अब ये सिंपल है एकदम कि भाई जो पैसेज में उसने प्रॉब्लम बताई उसी के बारे में है कि भाई वर्तमान जो कृषि तकनीकें पिछड़े हैं उनमें चेंज लाने की आवश्यकता है। हाँ ठीक है, जो एडवाइस वहाँ पे दी हुई है उससे डायरेक्टली रिलेटेड है, तो ठीक है। डेवलप्ड कंट्रीज हैव बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दे वेस्ट लेस फूड। अब मुझे बताओ, ये कहीं लिखा उसने कि डेवलप्ड कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है और वो खाद्यान्न की बर्बादी कम करते हैं? उसने ये लिखा था कि ये टेक्नोलॉजीज अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज में पहुंचाएंगे तो सरप्लस मार्केट तक पहुंचेगा और रिड्यूस होएगा वेस्टेज। लेकिन ये तो कहीं नहीं लिखा कि डेवलप्ड कंट्रीज जो है कम वेस्टेज करते हैं। ठीक है, कहीं नहीं लिखा डायरेक्टली, यानी कि ये हम अजम्पशन नहीं बना सकते क्योंकि डायरेक्टली ये चीज मेंशन नहीं है, बल्कि ये तो डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में लिखा हुआ था कि हम इंफ्रा और ये सब देंगे तो वहां पर जो है फूड वेस्टेज कम होगा। तो इसका ये होगा, डेवलप्ड कंट्रीज के बारे में डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ। बेस्ड ऑन द अबव पैसेज फॉलोइंग अजम्पशंस, फिर से अजम्पशन पे है, ग्रोइंग इनफ फूड फॉर द फ्यूचर जनरेशन विल बी अ चैलेंज। ठीक है, देखो, चुनौतीपूर्ण कार्य होगा भावी पीढ़ियों के लिए, ये शुरू में आपको दिख ही रहा है। सब यही चीज तो शुरू में बताई हुई है, उन्होंने प्रॉब्लम यही बताई हुई है कि अभी जो गेहूं और चावल जैसे प्रमुख खाद्यान्न है इनकी उत्पादकता स्थिरता पे पहुंच गई है, यानी कि प्रोडक्टिविटी अब नहीं बढ़ रही है, तो भविष्य के लिए चैलेंज होगा। बिल्कुल सही बात है, चैलेंज होगा। कॉर्पोरेट फार्मिंग इज अ वाइबल ऑप्शन। मुझे एक बात बताओ, कॉर्पोरेट फार्मिंग की दूर दूर तक कहीं बात हुई पूरे पैराग्राफ में? कहीं पे बात नहीं हुई, तो ये गलत। ए, ठीक है, सिंपल सिंपल रूल है एकदम, दो तीन थंब रूल है अजम्पशन के तो। एक्सट्रीम दिखे काट दो, इनडायरेक्टली मतलब डायरेक्टली रिलेटेड नहीं हो काट दो, बस बाकी सब सही। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं, वो है इन्फरेंस। देखो हम क्या कर रहे हैं, मैं इस लेक्चर में क्या कर रहा हूँ, इस लेक्चर में आपको मैं वर्ड्स बता रहा हूँ और उनके एक एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर्स में क्या करूंगा, मैं सिंपली यूपीएससी के जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनमें जो जो इंपॉर्टेंट लगेंगे मुझे, जिसमें सीखने को मिलेगा आपको, वो पीवाईक्यू के मैं आपको करवाऊंगा और उसमें कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है ना, और हाँ साथ में मैं इस लेक्चर के बाद जिस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ अभी, इंग्लिश और हिंदी साथ लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, तो अगर हिंदी मीडियम वाले कंफर्टेबल हैं इस चीज़ के साथ तो आप मुझे बता दीजिएगा, हम इस तरीके से 4 क्लासेस कर लेंगे। अदरवाइज एक ऑप्शन ये रहेगा कि 2 क्लासेस में कंप्लीटली इंग्लिश में कर लूँ और 2 क्लासेस में कंप्लीटली हिंदी में कर लूँ। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन हम कम कर पाएंगे, लेकिन इंग्लिश वालों को कंप्लीटली इंग्लिश में मिल जाएगा और हिंदी वालों को कंप्लीटली हिंदी में मिल जाएगा। अब जैसा कंफर्टेबल हो, जनता जनार्दन जैसा बोलेगी वैसा कर देंगे, एक पोल करवा देंगे टेलीग्राम पे, जैसा जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे उस तरीके से हम कर लेंगे। ठीक है, तो चलो हम आते हैं इन्फरेंस पे, यानी कि अनुमान पे। आप मेरी बात समझना, इन्फरेंस का क्या है ना, देखो यूपीएससी ने इंग्लिश में तो उसको इन्फरेंसेस लिखा, ठीक है, और हिंदी में कई बार उसको अनुमान लिखा है और कई बार उसको निष्कर्ष लिखा है। ठीक है, लेकिन इसका जो ज्यादा मतलब निकल रहा है ना यूपीएससी में, वो निष्कर्ष की ओर ज्यादा है। ठीक है, अब निष्कर्ष को इंग्लिश में कंक्लूजन भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या है कि इन्फरेंस और कंक्लूजन में बहुत बहुत कम डिफरेंस है।
अगर मैं यूपीएससी सी सेट की बात करूँ, वैसे तो है डिफरेंस इंग्लिश के हिसाब से, लेकिन यूपीएससी सी सेट में जो अभी तक ट्रेंड रहा है ना यूपीएससी का, उसमें इन्फरेंसेस और कंक्लूजन में लगभग सिमिलरिटी है 90% केसेस के अंदर। ठीक है, तो क्या करना है, इन्फरेंस और कंक्लूजन को दिमाग में एक बार के लिए एक ही लेके चलना है। ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन्फरेंस क्या होता है। देखो, अभी हमने अजम्पशन पढ़ा, तो मैंने क्या बोला था कि बिना कोई कोई भी सिचुएशन देख के, विदाउट विदाउट फैक्ट्स, जो भी लॉजिकली हमारे दिमाग में अजम्पशन बन सकते हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें हमारे दिमाग में लॉजिकली आ सकती हैं वो सब अजम्पशन है। अब यही जो आपके अजम्पशन है, जब इनको फैक्ट की बैकिंग मिल जाएगी, जब इनको फैक्ट का बैकग्राउंड मिल जाएगा, यानी कि इस पैराग्राफ के अंदर इतने पर्याप्त फैक्ट्स होंगे इस चीज़ को बिल्कुल सटीकता के साथ कहने के लिए कि सर यही चीज़ होनी चाहिए, या फिर यही चीज़ होगी, या फिर ये इसका रिजल्ट निकलेगा इन इन फैक्ट्स के बेस पर, तो वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा। यानी कि सिंपल सी बात क्या है कि पैराग्राफ आप पढ़ेंगे, किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले, कोई भी अनुमान लगाने से पहले, अनुमान क्या होता है कि आप ऐसे नहीं लगा देते हो, आप कुछ चीज़ें देखते हो, कुछ फैक्ट्स देखते हो, उसके बाद अनुमान लगाते हो, उसके बाद आप एक इन्फरेंस पे पहुंचते हो। देखो कंक्लूजन वर्ड जो है ना, ये थोड़ा ज़्यादा एक्सट्रीम वर्ड है इन्फरेंस से। ठीक है, ये मान के चलो अजम्पशन, उसका नेक्स्ट लेवल इन्फरेंस है और उसका नेक्स्ट लेवल कंक्लूजन है। ठीक है ना। अजम्पशन में फैक्ट्स नहीं है आपके पास, इन्फरेंसेस में आप विथ फैक्ट्स बात करते हो, लेकिन यहाँ पर भी आप 100% एंड रिजल्ट पर नहीं पहुंचते। कंक्लूजन में क्या होता है कि आप 100% एंड रिजल्ट पे पहुंच जाते हो, और उसमें फिर सेकेंडरी कोई चांस नहीं होता। ठीक है ना। तो इन्फरेंस क्या है कि हाँ, अजम्पशन से ज़्यादा मजबूत, जिसके जिसके लिए आपके पास अच्छे खासे फैक्ट्स हैं। ठीक है। अब क्या इतना कुछ दिमाग में रखना है? जी नहीं। आपको इसलिए मैंने पहले ही शुरू में कहा था कि ये सारे वर्ड्स क्या है ना, अब अजम्पशन के बाद सब सिमिलर सिमिलर से हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि ये इन्फरेंस होगा, कि यार कंक्लूजन होगा, कि क्रक्स होगा। वो क्वेश्चन की लैंग्वेज ही इस अकॉर्डिंग होगी कि वो इन्फरेंस में सेट हो जाएगा। बस अजम्पशन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, जो मैंने सबसे पहले पढ़ा दिया आपको। ठीक है। इसके बाद अगर जो मैं ये समझाऊंगा ना वर्ड्स की मीनिंग, आपको ज़्यादा समझ में नहीं आए तो बिल्कुल लोड मत लेना, पैसेज पढ़ना, देखना आप अपने आप सही आंसर तक पहुंचोगे। ठीक है, अगर जनरल अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर है तो। सिंपल क्या है अभी समझने के लिए, इन्फ्लुएंस मतलब कि मैं फैक्ट्स के बेस पर कोई कंक्लूजन पे पहुंचूंगा, किसी एक राय पे पहुंचूंगा। ठीक है। चलो, अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं जो यूपीएससी में आया है। कंप्यूटर्स, अब देखो ये साइज देखो पैराग्राफ की। ठीक है, और एक हमने ये पढ़ी थी। अब इसके बेस पे तो 3 क्वेश्चन थे, तो उस पूरे पैराग्राफ को पढ़ने में फायदा भी है। ठीक है, अब ये साइज का पैराग्राफ ठीक रहता है, वो बहुत इतना टाइम नहीं लगेगा पढ़ने में। कंप्यूटर्स इंक्रीजिंगली डील नॉट जस्ट विद एब्स्ट्रैक्ट डेटा लाइक क्रेडिट कार्ड्स, डिटेल्स एंड डेटाबेस, बट ऑल्सो विद द रियल वर्ल्ड ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एंड वल्नरेबल ह्यूमन बॉडीज। यानी कंप्यूटर जो है केवल क्रेडिट कार्ड के विवरण, डेटाबेस जैसे अमूर्त डेटा के साथ ही उत्तरोत्तर नहीं बढ़ा रहा, बल्कि भौतिक वस्तुओं के साथ भी और संवेदनशील मानव के साथ भी संबंध बढ़ रहा है। सिंपल सी बात क्या है कि कंप्यूटर केवल इसमें से वर्चुअल चीजें नहीं रही, क्रेडिट कार्ड वगैरह जैसे वर्चुअल, जो कि वर्चुअल तो है और साथ में क्या है, थोड़ी संवेदनशील है, वल्नरेबल है, उनके साथ तो ये कर ही रहा है, पर साथ में भी रियल वर्ल्ड के साथ भी कंप्यूटर जो है, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जो है रियल वर्ल्ड के, जो हमें हमारे साथ भी इंटरेक्शन कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल देता है फिर ये आगे, ए मॉडर्न कार इज ए कंप्यूटर ऑन व्हील्स। अब जो मॉडर्न कार है, जैसे टेस्ला की एक ऑटोमेटिक कार है, वो क्या है, वो एक कंप्यूटर ही तो है, पर वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स है, जो हमारी बाकी चीजें हैं वर्ल्ड से, उनसे अब वो इंटरेक्ट कर रहे हैं। एन एरोप्लेन इज ए कंप्यूटर ऑन विंग्स, एरोप्लेन ऑटो पायलट मोड पे चलता है, तो वो भी क्या है, कंप्यूटर ऑन विंग्स है। द अराइवल ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स विल सी कंप्यूटर्स बेक्ड इन एवरीथिंग फ्रॉम रोड साइंस एंड एमआरआई स्कैनर्स टू प्रोस्थेटिक एंड इंसुलिन पंप्स। अब देखो इंटरनेट ऑफ थिंग आपको जनरली पता होगा कि जितनी भी हमारी चीजें हैं हमारे आसपास की, जैसे कि हमारा मोबाइल, एसी, कार, एवरीथिंग, ठीक है, वो सब इंटरनेट से आपस में जुड़ जाए और वो डिवाइसेस थोड़ी स्मार्ट हो जाए। ठीक है, तो वो होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स लगातार इसलिए इस तरीके से बढ़ रहा है कि चाहे वो रोड के सिग्नल हो, एमआरआई स्कैनर हो, या इंसुलिन पंप हो, यानी कि वो बता रहा है कि अलग अलग जितने भी फील्ड है, चाहे वो हेल्थ हो या फिर जनरल ट्रैफिक हो, उन सब में अब कंप्यूटराइजेशन आ रहा है। ठीक है, देयर इज लिटिल एविडेंस दैट दीज गैजेट्स विल बी एनी मोर ट्रस्टवर्थी देन देयर डेस्कटॉप काउंटरपार्ट्स। देखो सिंपल सी बात क्या है कि अभी तो कंप्यूटर इतना लिमिटेड था कि हमारे सामने लैपटॉप है, बस इस पे हम काम कर रहे हैं। अब इसकी तो हमने सिक्योरिटी कर ली, लेकिन अब कंप्यूटर हर जगह जा रहा है, हर चीज़ में कंप्यूटर, हेल्थ में भी कंप्यूटर, टेली रोबोटिक सर्जरी कर रहा है,
पर जितना हमारा आज की तारीख में हम एक कंप्यूटर पे ट्रस्ट कर सकते हैं नॉर्मल हमारे काम करने के लिए, उतना क्या ट्रस्ट हम टेली रोबोट पे, क्या टेस्ला कार पे, इन पे कर पाएंगे? अभी तक इंडिया में क्या बोलते हैं, ऑटो ड्राइविंग कार्स पूरी तरीके से क्यों नहीं चल पाई? उसका रीज़न यही तो है कि अभी तक वो इतनी ट्रस्ट वर्दी नहीं है जो हमारे डेस्कटॉप काउंटर पार्ट हैं उनके मुकाबले, ठीक है? हैकर्स हैव ऑलरेडी प्रूवन दैट दे कैन टेक रिमोट कंट्रोल ऑफ इंटरनेट कनेक्टेड कार्स एंड पेसमेकर्स। ये हैकर्स ने ऑलरेडी बता भी दिया है कि कार्स और पेसमेकर, जैसे कि हमारे जो कार और पेसमेकर है, इन सब का वो रिमोट कंट्रोल हैक कर सकते हैं। मान लो कोई ने कार हैक कर ली और वो एक्सीडेंट करे जा रहा है तो कितने लोगों की जान चली जाएगी, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं आने वाली चीज़ में, ये बता रहा है। यानी कि जो कंप्यूटराइजेशन बढ़ रहा है उसमें क्या चैलेंज है, ठीक है, वो उसने बता दिया। अब देखते हैं कि इसके बेस पर, इन जो फैक्ट्स थे हमारे पास, इसके बेस पर मोस्ट क्रिटिकल इन्फेरेंस क्या हो सकता है, ठीक है? पहला इसमें दिया है कंप्यूटर्स आर नॉट कंप्लीटली सेफ, ठीक है, ये आंसर हो सकता है। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम इसको गलत ही बोल देंगे, तो अभी हम इस पर कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। ऐसे सॉल्व करना है हमें। कंपनीज प्रोड्यूसिंग द सॉफ्टवेयर डू नॉट टेक साइबर सिक्योरिटी सीरियसली। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर कहीं पे ऐसी कोई बात हुई कि जो कंपनियां सॉफ्टवेयर बना रही हैं वो साइबर सिक्योरिटी पे ध्यान नहीं दे रही? ऐसा कुछ नहीं लिया हुआ। इसने तो ओवरऑल कंप्यूटराइजेशन की बात करी, तो अब ये डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है ना ये चीज़, तो इसको हम क्रॉस कर सकते हैं। नहीं, सबसे पहले आपको यही देखना है कि कौन से ऐसे हैं जो पूरी तरीके से इनकरेक्ट ही हैं, उनको काट दो। स्ट्रिंजेंट डेटा सिक्योरिटी लॉज आर नीडेड। अब ये भी सही हो सकता है कि डेटा सुरक्षा से संबंधित कठोर नियमों की आवश्यकता है, हाँ, इसको हम कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डेटा सुरक्षा की यहाँ पे थोड़ी बहुत बात हो रही है। द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज विल अफेक्ट आवर लाइफ इन फ्यूचर। अब मुझे एक बात बताओ, ये टोन है क्या पैसेज का? टोन है ही नहीं है पैसेज का। पैसेज का टोन तो कंप्यूटराइजेशन और उसके आने वाले चैलेंजेस हैं, ठीक है? अफेक्ट और लाइफ तो करेगा ही, इसमें ऐसा कोई टोन नहीं है कि कंप्यूटर हमारी लाइफ को किस तरीके से चेंज कर रहा है, ऐसा कोई टोन नहीं है। सिक्योरिटी की बात है, ठीक है, और तो ये भी कट जाएगा। अब मेरे पास दो ऑप्शन बचे, ए और सी। यहीं पर बात आ जाएगी मोर करेक्ट की, ठीक है ना? अब ये दोनों ही ठीक है। कंप्यूटर्स आर नॉट कम्प्लीटली सेफ, स्ट्रिंजेंट डेटा सिक्योरिटी लॉज आर नीडेड। अब यहाँ देखो आप, ज़्यादा ब्रॉड स्टेटमेंट कौन सा है, हमेशा हमें उसकी ओर जाना है, ठीक है ना? कंप्यूटर कंप्लीटली सेफ नहीं है, और एक है कि डेटा सुरक्षा कानूनों की आवश्यकता है, ठीक है? अब मान लो यहाँ पर मैं इन्फ्रेंस की जगह काट के लिख दूं सॉल्यूशन, तो क्या होगा आंसर? तो आंसर सी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इसमें सॉल्यूशन की ओर जा रहे हैं हम, ठीक है, जबकि यहाँ पर हमें निष्कर्ष की ओर जाना है केवल, ठीक है, हमें केवल निष्कर्ष की ओर जाना है, इन्फरेंस की ओर जाना है। तो इस पूरे पैसेज को अगर मैं पढूं तो ज़्यादा करेक्ट मुझे ऑप्शन ए लग रहा है कि कंप्यूटर जो है वो कम्प्लीटली सेफ नहीं है, क्योंकि पूरे पैराग्राफ में इससे सिर्फ सेफ्टी की बात करी है, ठीक है ना? उसको सॉल्व कैसे करेंगे उसकी बात नहीं करी है, ठीक है? तो यहाँ पर अगर वो क्वेश्चन ही सॉल्यूशन का पूछ लेता तो मैं आंसर सी लगाता, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन मेरे से पूछा है इन्फरेंस का, निष्कर्ष का, तो मैं ए लगाऊंगा, ठीक है? जो ज़्यादा ब्रॉड चीज़ हो उसको हमने लेना है, ठीक है ना? वैसे देखो, मैं सही बताऊँ तो इसका आंसर सी भी हो सकता है, इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि निष्कर्ष जो होता है ना, वो हमेशा एक कदम आगे की बात होती है। मैं आपको आगे समझाने भी वाला हूँ, कंक्लूजन आ भी गया कि निष्कर्ष मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि ये एक कदम आगे की बात होती है, और ये एक कम कदम आगे की बात ही है। लेकिन वो तो क्या है, टोन जो है ना वो पैसेज की, वो एज ज़्यादा मैच हो रही है। अभी आपको कैसे पता पड़ेगा? जितने आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे यूपीएससी के, और ऑफिशियल आंसर की से आप देखोगे कि आपने बी और डी को तो एलिमिनेट कर दिया, अब ऑफिशियल आंसर की में ए दिया हुआ है या सी दिया हुआ है? अच्छा, आपने देखा ए दिया हुआ है, अच्छा, तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम ब्रॉड टोन देखते हैं, तो आपको दिमाग में बैठ गई। अब आप आगे क्वेश्चन करोगे तो आप टोन पे ज़्यादा ध्यान दोगे, ठीक है? तो इस तरीके से हमें सीखना है यूपीएससी के पीवाईक्यू से। चलो, अब नेक्स्ट कंक्लूजन आई है, तो जो हमने इन्फ्रेंस पढ़ा था ना, लगभग वैसा ही है। कंक्लूजन इज अ लॉजिकल ओपिनियन और जजमेंट रीच्ड आफ्टर कंसिडरिंग ऑल ऑफ द गिवन फैक्ट्स ऑफ द प्रेमाइस। सिंपल सी बात क्या है, जितने फैक्ट्स दिए उस सब को हमने कंसीडर करके जिस लॉजिकल ओपिनियन या जिस जजमेंट पे हम पहुंचे, ठीक है, वो क्या है? कंक्लूजन है। सिमिलर बात है, बस थोड़ा सा क्या है, कंक्लूजन का जो देने का वो है, क्या बोलते हैं, पॉइंट है, वो और ज़्यादा मजबूत होता है, ठीक है ना? मैंने समझाई दी आपको। प्लस एक और चीज़ कि ये एक कदम आगे की बात है। कंक्लूजन हमेशा एक कदम आगे होता है कि ये 4-5 फैक्ट है, तो इसका फाइनल रिजल्ट ये निकला, ठीक है? तो कई जगह पे टोन ऐसी होगी क्वेश्चन की कंक्लूजन वालों में, जहाँ पर एक कदम आगे की बात दी गई होगी, ठीक है ना? और वो स्टेटमेंट सही माना जाएगा, ठीक है?
तो वो हम जब देखेंगे प्रैक्टिस में। फिलहाल तो मैंने एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लिया है इसके लिए, ठीक है। स्टेटमेंट है, गुड वॉइस इज अ नेचुरल गिफ्ट बट वन हैज टू कीप प्रैक्टिसिंग टू इम्प्रूव एंड एक्सेल वेल इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक। कई बार इतने छोटे भी आ जाते हैं। क्या है, अच्छा स्वर एक नैसर्गिक प्रतिभा है, यानी गुड वॉइस जो है तो आपका नेचुरल गिफ्ट है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसको बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना कि नेचुरली कोई चीज़ मिल जाए आपको तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको कर ही लोगे, आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। नेचुरल गिफ्ट्स नीड नर्चरिंग एंड केयर। सिंपल सी बात है, यही चीज़ तो वो कह रहा है कि जो नेचुरल, मान लो आपको अच्छी आवाज़ मिल गई तो उसका मतलब ये नहीं कि अच्छा ही गाओगे आप, आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। वही स्टेटमेंट कंक्लूजन में निकल के आ रहा है, नेचुरल गिफ्ट्स नीड नर्चरिंग एंड केयर, ठीक है। इवन दो वंस वॉइस इज नॉट गुड वन कैन कीप प्रैक्टिसिंग। मुझे बताओ कहीं पे ऐसा लिखा है क्या? इस इतने से पैसेज में अगर वॉइस अच्छी नहीं है तो क्या करना है उसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ। इसमें सिर्फ इतना लिखा है कि वॉइस अगर अच्छी है तो भी आपको प्रैक्टिस करते रहना है, पर स्वर अच्छा नहीं होने पे प्रैक्टिस करनी है नहीं करनी है वैसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। पर्सनल लाइफ में चाहे इसको आप मानते हो, पर यहाँ पर अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखना है, ठीक है। इसलिए हमेशा जो भी पैसेज में दिया हुआ है हमें 99% केसेस में वहीं तक लिमिटेड रहना है, ठीक है। उससे आगे अपना दिमाग नहीं चलाना ज़्यादा, ठीक है। तो ये गलत, स्टेटमेंट वन ही कंक्लूजन फॉलो हो रहा है। समझ में आया ना कैसे? भाई सेकंड वाले की बात ही नहीं है तो हम कंक्लूजन पे कैसे पहुंचे? उसके बारे में कोई फैक्ट ही नहीं है, पहले के बारे में तो फैक्ट है, तो उन फैक्ट के बेस पे मैंने कर लिया। इवन दो अगर मैं मान लो यहाँ पर डाल दूं अजम्पशन बताओ, तो अजम्पशन में भी पहला सही होगा और दूसरा गलत होगा, ठीक है, क्योंकि सेकंड वाले की कहीं बात ही नहीं दूर दूर तक पैराग्राफ के अंदर। चलो, अब नेक्स्ट जो एक यूपीएससी ट्रेल लगाता है क्वेश्चंस में वो है मैसेज, संदेश। अब तो ये आपको समझ में आ ही रहा है संदेश मतलब क्या होता है, कि क्या आपको सीखने को मिल रहा है। वॉट लर्निंग द पैसेज इज गिविंग टू द रीडर, ठीक है। इन शॉर्ट जनरल अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द पैसेज। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, मैसेज का मतलब है ये आप पैराग्राफ पढ़ा आपने, उससे आपको क्या सीखने को मिला, वही मैसेज होता है। क्या मैसेज लेके वो पैसेज आया है, हर पैसेज के पास एक मैसेज होता है, ठीक है। वो मैसेज आपको लेना होता है उससे बस। तो वो मैसेज क्या है, जनरल अंडरस्टैंडिंग है और कुछ भी नहीं है, यानी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना मैसेज वाले क्वेश्चन के अंदर। नॉर्मल जो चीज़ें हैं कि डायरेक्ट रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है, और पूरे पैसेज के टोन को, वो जो एक स्टेटमेंट है वो जो भी दिया हुआ है मैसेज वो शामिल करना चाहिए। चलो पढ़ते हैं एग्जाम्पल के साथ। In simple matters like shoemaking, we think only a specially trained person will serve our purpose. But in politics, we presume that everyone who knows how to get votes knows how to administer a state. यानी कि जूते गाड़ने जैसा एक सिंपल काम जो है उसके लिए भी हम सोचते हैं कि यार मूची के पास जाएं, एक स्पेशलिस्ट पर्सन के पास जाएं, एक प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति के पास जाएं। लेकिन जब हम बात करते हैं राजनीति की, पॉलिटिक्स की, तो हम वोट किसको देते हैं? हम ये नहीं देखते कि वो कितना, हम मतलब हम यूपीएससी कैंडिडेट की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो काफ़ी अच्छे सोच समझ के वोट देते हैं। एक जनरल इंडिया में जो जनता है वो क्या देखती है, कि ये नहीं देखती कि वो कितना लायक है, ठीक है, वो उसका, उसको वोट मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, वो सिर्फ इतना देखती है कि यार ये आदमी बातें कैसे करता है, अच्छा बातें अच्छी करता है तो उसको वोट मिल जाएंगे, अच्छा इसके पास पैसा है तो उसको वोट मिल जाएंगे, तो मैं भी अपना वोट इसको ही देता हूँ वरना मेरा वोट खराब हो जाएगा, ये सोच के हम वोट दे देते हैं, ठीक है। तो इन पॉलिटिक्स वी प्रिज्यूम दैट एवरीवन हु नोज हाउ टू गेट वोट्स नोज हाउ टू एडमिनिस्टर a state। हम क्या समझते हैं कि इसको ये आता है ना कि अगर वोट कैसे लेने हैं, तो मतलब ये इसको राज्य चलाना भी आएगा ही आएगा। When we are ill, we call for a trained physician, ठीक है, whose degree is a guarantee of specific preparation and technical competence। यानी कि एक तरह से ये एग्जाम्पल देके बता रहा है कि जितनी भी फील्ड है उसमें तो हम ये देखते हैं कि यार वो स्पेशलाइज्ड पर्सन हो। अगर हम बीमार होंगे तो हम डॉक्टर के पास ही जाएंगे जिसकी डिग्री जो है, डॉक्टर जो है उसकी डिग्री वो बताती है कि इसने पूरी प्रिपरेशन करी है और टेक्निकल नॉलेज इसके पास है। वी डू नॉट आस्क फॉर द हैंडसमेस्ट फिजिशियन। उस टाइम तो हम नहीं कहते कि सबसे बढ़िया दिखने वाला फिजिशियन कौन है या फिर द मोस्ट एलिक्वेंट वन, ठीक है। वेल देन व्हेन द होल स्टेट इज इल, जब पूरा राज्य ही बीमार है, शुड वी नॉट लुक फॉर द सर्विस एंड गाइडेंस ऑफ द वाइसेस्ट एंड द बेस्ट। तब हमें क्या सिर्फ सबसे बुद्धिमान और उत्तम व्यक्ति नहीं चाहिए, यानी कंपस के बाद क्या टोन क्या है, जो पॉलिटिक्स में लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, जो नेता हो रहे हैं, ये उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, ठीक है, कि हर काम में आप स्पेशलाइज्ड आदमी ढूंढते हो। तो जब इतना जरूरी काम है, स्पेशलाइज्ड काम है राज्य चलाना, वहां पर आप किसी को भी वोट कैसे दे देते हो, ठीक है। कुल मिला के ये बात कह रहा है ये। तो अब इससे क्या मैसेज आ रहा है, we assume that in a democracy any politician is qualified to administer a state। क्या ये संदेश है इसका? अरे ये तो प्रॉब्लम है,
कि हम मान लेते हैं गणतंत्र में कोई भी राजनीति के देश का शासन चलाने के योग्य है, ये इसका संदेश थोड़ी है, ये तो प्रॉब्लम बता रहा है। दिस इज नॉट द मैसेज। पॉलिटिशियंस शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम दोज ट्रेन्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन। राजनीतिज्ञों को प्रशासन में प्रशिक्षित लोगों में से चुना जाना चाहिए सर। ये बहुत ही एक्सट्रीम और एक मतलब बहुत नैरो स्टेटमेंट दे दिया इसने। इसमें ये कहा कि आप उनको प्रशासन में ट्रेन करो, ठीक है। इसने ये तो कहा ही नहीं प्रशासन में ट्रेन करो, ठीक है। किस तरीके से प्रशासन चलाना है वो उनको पता है नहीं पता है, तो हम ये तो नहीं कह सकते इस स्टेटमेंट से कि हमें ऐसा पॉलिटिशियन सिलेक्ट करना है जो कि ट्रेन इन एडमिनिस्ट्रेशन हो, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रेन तो बहुत नैरो चीज हो गई ना। हमें तो बहुत और भी खूब खूब चीजें चाहिए, हमें स्पेशलाइजेशन उसका पूरे पॉलिटिशियन में चाहिए, ठीक है। वी नीड टू डिवाइस ए मेथड ऑफ बेयरिंग इनकम्पिटेंस फ्रॉम पब्लिक ऑफिस। हमें कोई ऐसी पद्धति सोच निकालने की जरूरत है जिससे सार्वजनिक पद से अयोग्यता को दूर रखा जा सके। हम्म, देखो, अब ये स्टेटमेंट पढ़ा आपने कि सार्वजनिक जो पद हैं जितने भी, उस पे अयोग्य लोग नहीं पहुंचने चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, यही टोन है या नहीं पैसेज की, कि जो कुछ भी कोई भी लोग जो है वो नेता बन जाते हैं और वो एमएलए एमपी बन जाते हैं। हमें क्या करना है, हमें इनको बनने से रोकना है, हमें एक ऐसी पद्धति ढूंढनी है। तो हाँ, ये ठीक हो सकता है। As voters select their administrators, the eligibility of politicians to administer a state cannot be questioned। तो ऐसा भी कुछ भी नहीं है कि जिम्मेदार चुनते हैं तो हमें प्रश्न नहीं उठाना है, तो बिल्कुल ही बकवास बात है। तो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप बी और सी में कंफ्यूज हो सकते हो। उसमें भी अगर आप थोड़ा सोचोगे तो बी को आप एलिमिनेट कर दोगे, क्योंकि ये बहुत नैरो स्टेटमेंट है। और जो ब्रॉड टोन है वो यही है कि अयोग्य लोग जो है वो ऊपर तक नहीं पहुंचे, तो उसका आंसर सी है, ठीक है। चलो, इसके बाद जो एक यूपीएससी में चीज आती है वो आती है क्रक्स। क्रक्स का मतलब क्या होता है? मेन पॉइंट और द कोर आर्ग्यूमेंट इन द पैसेज। जब भी हम बोलते हैं यार तुम फालतू बकवास मत करो, मुझे तो क्रक्स बताओ क्या है, ठीक है। क्रक्स बताओ यानी कि सिंपल सी बात है, पूरा पैसेज को अगर मैं शॉर्ट में एक लाइन में बोलना चाहूँ तो वही क्रक्स है उसका। जो मेन पॉइंट या कोर आर्ग्यूमेंट वो पैसेज उठा रहा है, वही उसका क्या है, क्रक्स है। यानी सिंपल बात क्या है, वही जनरल अंडरस्टैंडिंग। बस देखो, आपको वही मैं कह रहा हूँ। अब मुझे जब मैंने मैसेज बोला तो देखो यहाँ पर टोन ही मैसेज वाला है। जब मैं क्रक्स बोलूंगा तो क्रक्स वाला ही टोन मुझे पैसेज में मिलेगा, अपने आप देखना। तो बस आपको सिंपल मतलब पता होना चाहिए, क्रक्स मतलब मुझे शॉर्ट में पूरे मेरा मतलब आ जाए पैसेज का, तो वो क्रक्स हो गया, ठीक है। चलो, पढ़ते हैं पैसेज एक एग्जांपल के साथ। With steady economic growth, higher literacy, and increasing skill level, the number of Indian middle class family has gone up exponentially। क्या कह रहा है कि जो स्थिर आर्थिक वृद्धि और बढ़ती साक्षरता और बढ़ता हुआ कौशल स्तर है ना, उसके साथ जो इंडियन मिडिल क्लास है उसकी संख्या लगातार बढ़ रही है। चलो, डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द एफ्लुएंस हैव बीन चेंजेस इन डाइटरी पैटर्न्स एंड एनर्जी कंजम्पशन लेवल। जो मिडिल क्लास इंडिया में बढ़ रहा है ना, उससे डाइटरी पैटर्न में चेंज आ रहा है और एनर्जी कंजम्पशन लेवल में चेंज आ रहा है। अभी तक यही बात कर रहे हैं। पीपल हैव मूव टू a higher protein based diet like milk product, fish, meat, all of which need significantly more water up to produce than cereal based diets। अब देखो फटाफट से कैसे इसने पैसेज को चेंज किया। पहले ये बोला कि यार मिडिल क्लास बढ़ रहा है, मिडिल क्लास बढ़ने से डाइटरी पैटर्न बदल रहे हैं और एनर्जी कंजम्पशन चेंज हो रहा है। डाइटरी पैटर्न जो बदल रहा है उसका इफेक्ट क्या बता रहा है ये, कि अभी हम सीरियल्स जो है उनको छोड़ के मिल्क प्रोडक्ट्स, फिश, मीट ये सब खा रहे हैं, जिनको प्रोड्यूस करने में वाटर ज़्यादा यूज होता है। एकदम से वो आया वाटर के ऊपर कि सर वाटर ज़्यादा यूज हो रहा है। Increasing use of electronic and electric machine, gadgets, motor vehicles needs more and more energy and generation of energy needs water। अब देखो हर एक चीज घूम फिर के कहाँ पे आ रही है पैसेज की, वाटर पे। तो क्रक्स क्या है, देखो वही मैंने कहा था, जो क्वेश्चन पूछेगा लैंग्वेज भी वही होगी पैसेज की। आपको देख के साफ समझ में आ रहा है कि उसको मिडिल क्लास से कोई मतलब नहीं है, ना उसको एनर्जी कंजम्पशन से मतलब है, उसको मतलब है पानी से। तो जिस आपके ऑप्शन में पानी की बात होगी ना, उसी से रिलेटेड होना चाहिए। पीपल शुड बी परसुएडेड टू कंटिन्यू विद देयर मेनली इंडियन ट्रेडिशनल सीरियल बेस्ड डाइट्स। लोगों को मुख्यतः भारतीय पारंपरिक अनाज आधारित आहारों को लेते रहने की राजी कर देना चाहिए। ऐसी कोई बात है इसमें? ये क्रक्स है जी? नहीं, ऐसा कोई क्रक्स नहीं है। ठीक है, हम थोड़ी कह रहे हैं कि आप मिल्क मत पियो, ऐसा कुछ कहा नहीं, खत्म। इंडिया नीड्स टू फोकस ऑन डेवलपिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड कैपेसिटी फॉर मोर एनर्जी जनरेशन इन कमिंग ईयर्स। आने वाले वर्षों में भारत को कृषि उत्पादकता और अधिक ऊर्जा जनरेशन क्षमता विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। तो सर सिर्फ एनर्जी या एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पे ध्यान नहीं है, उसका ध्यान तो पानी के ऊपर है।
मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स रिजल्ट इन चेंज ऑफ कल्चर एंड सोशल बिहेवियर ऑफ पीपल। नहीं, ये भी कोई पूरी चीज़ क्रक्स को नहीं बता रहा। चेंज हो रहा है वो बात ठीक है, पर क्रक्स तो पानी है। वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन इंडिया नीड टू चेंज ड्रास्टिकली इन कमिंग ईयर्स। आने वाले वर्षों में भारत में जल प्रबंधन प्रणालियों में नाटकीय बदलाव लाने की आवश्यकता है। यही तो हम ढूंढ रहे थे, पानी को ढूंढ रहे थे, पानी मिल गया। यही इसका आंसर है कि भैया जो ये चीज़ हो रही है, क्रक्स क्या है कि पानी आपको बचाना है। ठीक है, तो पानी जल प्रबंधन प्रणाली में वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में आपको चेंज लाना होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो समझ में आ गया क्रक्स कैसे होगा। अब है इम्प्लाइड। एक वर्ड यूज होता है इम्प्लाइड। इम्प्लाइड को बोलते हैं परिलक्षित, मतलब इंडिकेटिंग और पॉइंटिंग टूवर्ड समथिंग दैट इज नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द पैसेज। मान लो पैसेज में कोई चीज बताई, ठीक है, अब जो चीज बताई है ना, उसमें इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है कि ये जो चीज बताई है किसी और चीज की ओर इंडिकेट कर रही है, जो कि डायरेक्टली पैसेज में मेंशन नहीं है, एक्सप्लिसिटली मैसेज पैसेज में मेंशन नहीं है। यानी जब भी वर्ड है इम्प्लाइड, तो आपको थोड़ी सी फ्रीडम मिल जाती है बाहर निकलने की। ठीक है, क्यों कि इम्प्लाइड का मतलब ये होता है कि एक्सप्लिसिटली मेंशन तो नहीं हुआ, पर ये पूरा पैसेज उसकी तरफ पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप बाहर निकल सकते हो इम्प्लाइड जब आ जाए। ठीक है, सेकेंड चीज, एक और चीज साथ साथ पढ़ लेते हैं कि जब आ जाए बेस्ड ऑन द आइडिया या मेन आइडिया, तो सिंपल क्या है कि किस विचार पे आधारित है, यानी जो भी विचार मेन आइडिया दिया हुआ है पैसेज के अंदर वही। ठीक है, तो अब आप पैसेज पढ़ो और करने का ट्राई करो। आई होप अब आप क्वेश्चन करने लगे होंगे पैसेज के। ठीक है, द मेजोरिटी ऑफ पीपल हु फेल टू accumulate money sufficient for their needs are generally easily influenced by the opinion of others। क्या कह रहा है कि अधिकांश लोग जो अपनी जरूरत के लिए पर्याप्त धन संचित करने में असफल रहते हैं, सामान्य तौर पर दूसरों की राय से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। यानी जो अपने लिए सफिशिएंट पैसा नहीं कमा सकता ना, वो आसानी से दूसरों की राय से प्रभावित होता है ना। आप समझ रहे हो कि जो गरीब आदमी है उसको सब राय देते हैं और वो प्रभावित भी होता है उससे। दे परमिट द न्यूज पेपर एंड द गॉसिपिंग नेबरर्स टू डू देयर थिंकिंग फॉर देम। यानी कि वो उनको न्यूज पेपर को परमिट करते हैं, ठीक है, और आसपास के लोगों को परमिट करते हैं कि आप उनके बारे में सोचो। ठीक है, जो अपने आप में मजबूत आदमी होगा ना, और जो पैसा कमाता होगा अपने हिसाब से, अपने सेल्फ डिपेंडेंट होगा, वो नहीं सुनेगा पड़ोसियों की। उसके लिए हिम्मत नहीं है किसी को बोलने की कि कोई कुछ भी बोल जाए। हाँ, न्यूज़पेपर में जो उटपटांग चीजें आ रही है उससे इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो कॉन्फिडेंट है आदमी। लेकिन जो आदमी अपना पैसा नहीं कमा पा रहा, वो क्या होगा, प्रभावित होगा। ओपिनियंस आर द चीपेस्ट कमोडिटीज ऑन द अर्थ। ठीक है, रायचंद इंडिया में सबसे ज्यादा है। एवरीवन हैज a फ्लॉक ऑफ ओपिनियंस रेडी टू बी विश्ड अपॉन बाय एनीवन हु विल एक्सेप्ट देम। यहाँ पे तैयार बैठे हैं लोग राय देने के लिए। मतलब मेरे लिए वैसे लोग कहते हैं, मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा एडवाइस देता हूँ लोगों को। तो अब ठीक है, कोई बात नहीं। तो यही चीज़ें लिखी हुई है कि हर किसी के पास किसी के भी चाहने पर देने के लिए जो भी उन्हें मानने को तैयार हो, राय का जखीरा तैयार रहता है भाई, तैयार है एकदम राय। तो थोड़ा बहुत क्या है ना कि ऐसे पैसेज पढ़ के थोड़ा मूड भी लाइट होता है एग्जाम सी सेट के हाई टेंशन वाले माहौल में। इफ़ यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ओपिनियंस व्हेन यू रीच डिसीजन यू विल नॉट सक्सीड इन एनी अंडरटेकिंग। जब आप किसी निर्णय पर पहुंचते समय लोगों की राय से प्रभावित होंगे ना, तो आप किसी भी उपक्रम में सफल नहीं हो चुके। अगर आप अलग अलग लोगों की राय ले रहे हो, सबसे प्रभावित हो रहे हो, देखो आप कभी भी एक फाइनल डिसीजन पे नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, कोई बोलेगा यूपीएससी की तैयारी करो, कोई बोलेगा मत करो, कोई बोलेगा ये बुक पढ़नी चाहिए, कोई बोलेगा वो बुक पढ़नी चाहिए। अगर आप सबकी बात सुन रहे हो ना, तो आप कभी सेटिस्फाइड हो ही नहीं पाओगे अपनी प्रिपरेशन से और अपनी लाइफ से। वही चीजें बता रहा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्प्लाइड बाय द पैसेज। ठीक है ना, इम्प्लाइड यानी कि क्या परिलक्षित हो रहा है। मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट एक्यूमुलेट मनी फॉर देयर नीड्स। का ऐसा लिखा हुआ है इसमें? जी नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं। मतलब ऐसा कुछ मतलब निकल रहा है क्या इसका कि भाई अधिकांश लोग संचित ही नहीं करते? ऐसा तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो राय की बात है। और ये बात है कि जो लोग पैसा नहीं कमा पाते हैं, वो उनको राय ज्यादा प्रभावित करती है, तो ये तो सरासर गलत। मोस्ट ऑफ द पीपल नेवर फेल टू accumulate मनी फॉर देयर नीड्स। सर ऐसी भी कोई बात नहीं है। ठीक है, कि लोग फेल मतलब असफल होते ही नहीं है पैसा जमा करने में, ऐसा भी कुछ नहीं है। देयर आर पीपल हु फेल टू accumulate मनी फॉर देयर नीड्स। इसे हम कह सकते हैं क्योंकि भाई फर्स्ट लाइन में ही ये लिखा हुआ है मेजोरिटी ऑफ पीपल हु फेल टू accumulate, यानी
जो धन जमा नहीं कर पाते उनमें मेजोरिटी लोग, यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि धन जमा नहीं कर पाते। तो सी वाला स्टेटमेंट ठीक लग रहा है। देर इज नो नीड टू अक्यूमुलेट मनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, अगर आपको नहीं भी पता, ए शक्ल से दिख रहा है गलत है, बी शक्ल से दिख रहा है गलत है, डी शक्ल से दिख रहा है गलत है, तो आंसर सी ही होगा। ठीक है, और आपको ये दिख भी रहा है कि जनरली ये चीज प्रूफ भी हो रही है फर्स्ट स्टेटमेंट से। ठीक है, तो देख लो, एक्सप्लिसिटली इसमें मेंशन नहीं था ये चीज। ठीक है, कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पैसा कमाने में फेल रहते हैं, बल्कि जो फर्स्ट लाइन है पैसेज की उसके अंदर से ये चीज निकल के आ रही है। तो वही मैंने बताया इम्प्लाइड का, कि इंडिकेटिंग और पॉइंटिंग टूवर्ड्स समथिंग दैट इज नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द पैसेज। ठीक है, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, समझ में आई गया है ना आपको? देखते हैं समझ में कितना है। पीपल शुडंट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियन ऑफ अदर्स, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। पीपल शुड अक्यूमुलेट एज मच मनी एज दे कैन, शक्ल से दिख रहा है गलत है। पीपल शुड नाइदर गिव नॉर एक्सेप्ट द ओपिनियन, ऐसा कुछ नहीं कह रहा, ना देने और लेना ही नहीं चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं कह रहा। ठीक है, पीपल विल सक्सीड इन एनी अंडरटेकिंग इफ दे डू नॉट एक्सेप्ट एनी ओपिनियन एट ऑल। देखो, उसने ये कहा था कि सबकी सुनोगे ना तो सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, पर उसने ऐसा कभी भी नहीं बोला कि अगर राय नहीं लोगे ना तो आप सफल हो जाओगे किसी भी उपक्रम में। मतलब कोई भी आपको काम करना है तो बस किसी की राय मत लो और आप सक्सेसफुल हो। तो ये तो एकदम एक्सट्रीम है, एकदम कचरा है, तो गलत। तो ऑप्शन ए आंसर। देखो कितना इजी होता है ना यूपीएससी का ये करना, मतलब पूरा पढ़ के आपको आराम से कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं। तीन ऑप्शन तो एकदम शक्ल से ही गलत हो रहे हैं, पढ़ के ही पता पड़ रहा है कि वो गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आंसर हो गया। चलो, इसके बाद एक चीज जो लिखी हुई आती है कई बार एग्जाम में, सी सेट में, वो आता है प्रैक्टिकल, रैशनल, लास्टिंग सोल्यूशन, यानी कि सोल्यूशन कहेगा। अब सोल्यूशन कैसा, कई बार वो पूछेगा प्रैक्टिकल, रेशनल और लास्टिंग। तो लास्टिंग जब आएगा तो आपको लॉन्ग टर्म में सोचना है। ठीक है, कभी वो कहेगा प्रैक्टिकल, रैशनल और इमीडिएट, तो आपको प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग इमीडिएट सॉल्यूशन देखना है। ठीक है ना? चलो, ठीक है, एग्जांपल देखते हैं इसका। How best can the problems of floods and droughts be addressed so that the losses are minimal and the system becomes resilient? सिंपल सी बात कर रहा है, फ्लड और ड्रॉट दोनों की बात कर रहा है कि हम ऐसा क्या करें कि हमें नुकसान कम से कम हो और सिस्टम जो है वो रेजिलियंट बन जाए। In this context, one important point that needs to be noted that is that India gets too much water, about 75% of एनुअल precipitation during 120 days, यानी इंडिया का 75% वाटर हमें सिर्फ 120 दिन में मिलता है, एंड टू लिटिल फॉर द रिमेनिंग 245 डेज। आपको ये पता है, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है, एनवायरनमेंट पढ़ी है, डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ा है, तो वहाँ पर ये बात बार बार आती है कि इंडिया को 75% पानी एक साथ मिल जाता है। इस कारण से इंडिया में ड्रॉट और फ्लड्स दोनों की समस्या है। ठीक है, दिस स्क्वीड वाटर अवेलेबिलिटी हैज टू बी मैनेज्ड एंड रेगुलेटेड फॉर इट्स कंजम्पशन थ्रू आउट द ईयर, यानी हमें कुछ ऐसा काम करना है कि जो ज़्यादा पानी आ रहा है ना उसको हम इस तरीके से मैनेज कर ले कि पूरे साल इसका यूज कर सके। तो आपका टोन समझ में आ गया ना कि जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन कहाँ पे है ना? चलो, कंस्ट्रक्टिंग, अब हाँ, पहले ये पढ़ लेते हैं। वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्ट प्रैक्टिकल, रेशनल और लास्टिंग, लास्टिंग सोल्यूशन पूछ रहा है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिंग ह्यूज कंक्रीट स्टोरेज टैंक्स एंड कैनाल अक्रॉस द कंट्री पॉसिबल है, क्योंकि ये चीज होती है ना। कंक्रीट स्टोरेज टैंक और कनाल बनते हैं वाटर स्टोरेज के लिए। चेंजिंग द क्रॉपिंग पैटर्न एंड फार्मिंग प्रैक्टिस, देखो हम इसको ब्रॉडली नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर बात चल रही है पानी को स्टोर करने की, तो स्टोर करने से ये रिलेटेड नहीं है। हाँ, वाटर मैनेजमेंट का तरीका है, लेकिन जो क्वेश्चन का डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ये नहीं है। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स अक्रॉस द कंट्री बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, बिल्कुल पॉसिबल है। बफर स्टॉकिंग ऑफ वाटर थ्रू डैम्स एंड रिचार्जिंग एक्वीफायर्स भी बिल्कुल पॉसिबल है। अब इस तरीके के क्वेश्चन में होता है सबसे बड़ा कंफ्यूजन। अब ए, सी और डी तीनों गलत नहीं है, जो क्वेश्चन की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग तीनों गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। अब हमें देखना है मोर करेक्ट। अब थोड़ा डिटेल में जाओ, अब देखो प्रैक्टिकल, रेशनल, लास्टिंग सोल्यूशन देखो, और यहाँ लास्ट लाइन पढ़ो। द स्क्वीड वाटर अवेलेबिलिटी हैज टू बी मैनेज्ड एंड रेगुलेटेड फॉर इट्स कंजम्पशन थ्रू आउट द ईयर। कंक्रीट स्टोरेज और टैंक्स और कैनाल, आपको पता होगा कि जब भी हम ज्योग्राफी थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, तो अगर मैं कंपेयर करूं, ठीक है, डैम्स, रिचार्जिंग एक्वीफायर से कंक्रीट की विशाल भंडारण टंकियों को और इसको, तो आपको पता है कि अभी डैम्स के बारे में और इंटरलिंकिंग और रिवर्स के बारे में ज़्यादा चल रहा है। तो आप इसको एक बार के लिए एलिमिनेट इस हिसाब से कर सकते हो कि यार ये अभी ज़्यादा वाइबल लगता है।
अब इस सी और डी में भी अगर आप देखो, ठीक है, तो अब क्वेश्चन की डिमांड देखना आप, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की जब हम वो पढ़ते हैं ना, सीमाएं पढ़ते हैं, जो इनकी शॉर्ट कमिंग्स पढ़ते हैं, वो यही पढ़ते हैं कि सर इसमें जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है ना, कि एक साथ पानी आ जाता है, और चाहे वो नॉर्थ इंडिया में हो या साउथ इंडिया में हो। आई होप आपको इंटरलिंकिंग और रिवर पता है कि नॉर्थ इंडिया की जो हमारी रिवर्स है, गंगा गंगा वगैरह, इन सबको हमें कावेरी से जोड़ना है, जिससे कि साउथ तक भी पानी पहुंच सके, ठीक है। तो अब दिक्कत क्या है कि जब पानी ऊपर जाता है नॉर्थ में, तभी पानी यहाँ पे अवेलेबल होता है 175 डेज में, और जब यहाँ पे सूखा होता है तब यहाँ सूखा होता है। तो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की ये एक शॉर्ट कमिंग होती है कि जो इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, इसका ये सोल्यूशन नहीं कर पाती। तो इस जीएस की नॉलेज से आप सी को एलिमिनेट कर सकते हो, और डी आपका आंसर हो जाएगा कि बफर स्टॉक करो वाटर का, और वो टोन भी है टॉपिक की, ठीक है, कि बफर स्टॉकिंग की ही वो बात कर रहा है, जिससे कि हम यूज कर सकें वाटर को। तो देखो, वैसे मैं नहीं कहूँगी मैं 100% अभी मैं आपको समझा दूँ आंसर की देखने के बाद, पर अगर रियल एग्जाम में मैं बैठूंगा ना, तो इस तरीके के क्वेश्चन में गलती होने की पॉसिबिलिटी है। मतलब गलती नहीं है वो, ये है कि आपकी वाइब्स जो है यूपीएससी की वाइब से मैच नहीं करे। अब यूपीएससी इसका आंसर ए दे दे तो कोई कुछ नहीं कर सकता, ए भी इसका सही आंसर है। हाँ, सी मैं कहता हूँ गलत है, क्योंकि वो डायरेक्टली उसका शॉर्ट कमिंग है, ठीक है, तो इसको सी को मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ, पर ए और डी में इतना ज़्यादा एलिमिनेशन हम नहीं कर सकते। तो यूपीएससी ने डी माना है, तो बस जो यूपीएससी ने कहा वही सर आंखों पर, ठीक है। चलो, एक लास्ट टाइम तो यूपीएससी आजकल 2-3 सालों से पता नहीं क्यों नहीं पूछ रही है, पहले बहुत पूछ रही थी, वो है कोरोलरी या उपनिगमन। इसका मतलब क्या होता है? लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ गिवन स्टेटमेंट और कंडीशन, जो भी स्टेटमेंट और कंडीशन दी है उसका क्या परिणाम हो सकता है, तार्किक परिणाम, ठीक है, जो भी शर्त या कंडीशन दी है उसका क्या तार्किक परिणाम हो सकता है, वो कोरोलरी होता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा, नॉर्मल बात है कि आपको थोड़ा रिजल्ट की ओर ज्यादा जाना है, कोरोलरी जब भी बोले तो रिजल्ट की ओर जाना है, जो भी चीज थी उसका, ठीक है। In India, objective of macroeconomic policy is to enhance the economic welfare of the people। जो हमारी macroeconomic policy मतलब क्या होता है, जो हमारी ओवरऑल पॉलिसी है, जो हमारा बजट बनता है, जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी होती है, ये सब चीज़ें मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है। इज टू एनहेंस द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ पीपल एंड एनी वन विंग ऑफ सच मैक्रो पॉलिसी। जो इस मैक्रो पॉलिसी का कोई एक विंग है, अब मैक्रो पॉलिसी के विंग क्या है, गवर्नमेंट है, आरबीआई है, मॉनेटरी पॉलिसी है, बजट है, ये सब है, ठीक है। मॉनेटरी और फिजिकल कैन नॉट इंडिपेंडेंटली वर्क विदाउट एक्टिव सपोर्ट ऑफ अथॉरिटी, यानी कि सिंपल बात क्या है कि आरबीआई अलग चले, गवर्नमेंट अलग चले, तो काम नहीं चल पाएगा, ठीक है। ये इसने कंडीशन दे दी। तो इसका रिजल्टेंट क्या है, कोरोलरी क्या है, द सेंट्रल बैंक कैन नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ द गवर्नमेंट, स्ट्रेट फॉरवर्डली यही बात कर, ठीक है। तो ये हम बिल्कुल प्रोबेबल आंसर में लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन क्लोजली, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट और इसको रेगुलेट करने की कहीं बात नहीं है। मार्केट इकोनॉमी इज नॉट कंपेटेबल विद द सोशलिस्ट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड फॉर एनहेंसिंग इकोनॉमिक वेलफेयर, रिफॉर्म से कोई बात नहीं है, सीधा सीधा यही बोल रहा है, और यही आपका आंसर है, ठीक है। पर ये ऐसा रेयर केस में होगा जहां पर आपको इतना कंफ्यूज करेगा, बाकी में एकदम सिंपल चलता है पैसेज में, जैसे कि ये। तो अगर 27 पैसेज आते हैं और उसमें से मान लो 5 कंफ्यूजिंग भी है, तो कोई बात नहीं ना, बाकी 22 में से 20 तो आप सही कर सकते हो, इन 5 में से 2 सही हो जाएंगे। पर पूरे पढ़ने तो रहो आप, इतनी प्रैक्टिस तो करो कि आप 45 मिनट्स के अंदर 27 पैसेज पढ़ के उनके आंसर टिक कर सको, ठीक है। पैसेज में आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना, अभी मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, इतना टाइम नहीं लगाना, फटाफट पढ़ना के माइंड में ये ऑप्शन जो है पानी की तरह एलिमिनेट होने चाहिए, कि हाँ ये पढ़ा गए तो गलत है, ये भी गलत है, लास्ट में 2 देखना है, फटाफट से आंसर लगाना है, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, जिसमें मैंने सारे बेसिक पढ़ा दिए हैं। इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसकी। अगर आपका कोई सजेशन हो पैसेज को लेकर, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में या मेल पे मुझे बता दीजिएगा, और बाकी वो हिंदी मीडियम वाली जो इशू है उसके बारे में हम बात कर लेंगे। वैसे मेरे हिसाब से ऐसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हिंदी मीडियम वालों को, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, हिंदी में काफ़ी कुछ मैं बता रहा हूँ, तो आई थिंक डोंट थिंक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर दिक्कत है तो मैं 1-2 दिन में जैसे टाइम मिलेगा एक पोल करा दूंगा टेलीग्राम पे, वहां पर आप वोट कर दीजिएगा। पर देख, पर एक बात याद रखना कि फिर 2 क्लासेस ही हो पाएंगी, 2 इंग्लिश में, 2 हिंदी में, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कम हो जाएंगे, ठीक है। उस अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा क्या चाहिए आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच।